हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो करंट में बना रहता है उसके बारे में बात करेंगे। लेटेस्ट बिल्स जो पार्लियामेंट में लाए गए हैं रिसेंट में, और साथ में ऐसे बिल जो एक्ट बन गए हैं उन सभी की यहाँ पर बात करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैंड अंडर द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। तो अभी ऑनलाइन गेमिंग बिल, इसी से थोड़ा समझ में आ गया होगा, इसके लिए एक बिल लेकर आया गया था। इसमें कौन से गेम्स को बैन करने की बात की गई है, तो ऑनलाइन मनी गेम्स का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस बिल का ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग एंड टू प्रमोट ई स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल गेम्स। अब इसके तहत जैसे पोकर, रमी, फैंटेसी स्पोर्ट्स, ड्रीम 11, इन सभी ऑनलाइन मनी गेम्स को बैन कर दिया गया है। और पेनल्टीज़ क्या रखी गई है, अप टू 3 years जेल और 1 crore रुपीज़ फाइन फॉर मनी गेम्स। The Constitution 130th Bill 2025 provides for removal of PM and CM's ministers detained for how many consecutive days। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल 130th बिल आया है, जिसमें ये प्रोविज़न दिया गया है कि अगर लगातार 30 दिन तक कोई भी PM, CM या फिर मिनिस्टर्स ये पुलिस कस्टडी में लगातार 30 दिन तक रहते हैं तो फिर उन्हें हटा दिया जाएगा उनके पद से। ठीक है, अगर कोई PM है लगातार 30 दिन तक पुलिस कस्टडी में है, या कोई CM है, तो अगर लगातार 30 दिन तक वो कस्टडी में है तो उन्हें अपने पद से, CM के पद से या PM के पद से या मिनिस्टर के पद से इस्तीफ़ा देना होगा, वहाँ से हटना होगा। इस बिल को होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हमारे जो अमित शाह, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। इस बिल में बोला गया है PM, CMs और मिनिस्टर्स मस्ट बी रिजाइंड और बी रिमूव्ड इफ़ दे रिमेन इन कस्टडी फॉर 30 कंसेक्यूटिव डेज। ठीक है, 1 महीने तक। अब इसमें 3 आर्टिकल्स हैं संविधान में जिन्हें अमेंड किया जाएगा इसके तहत। PM के लिए आर्टिकल 75 है, CMs के लिए 164 और दिल्ली के लिए 239 का सेक्शन AA। ठीक है, तो इन्हें ये 3 हैं आर्टिकल्स जिनको अमेंड किया जाएगा इसके तहत। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 कम इनटू इफेक्ट। ये इफेक्ट में 1 अगस्त 2025 को आया और इसमें 5 मेजर लॉज हैं जिनमें 19 अमेंडमेंट्स किए गए। अब ये 5 लॉज कौन से हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 एंड बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट ऑफ 1970 एंड 1980। 5 एक्ट हैं ये टोटल, जिनमें क्या किया गया है, 19 अमेंडमेंट किए गए हैं। अब इनमें 2 चीज़ें मेनली यहाँ पर मेंशन की गई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखनी। पहली है टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स इन कोऑपरेटिव बैंक्स, इसे 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। ठीक है, फिर है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट फॉर डायरेक्टर्स, ये 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 1 अगस्त 2025 से इनको इफेक्ट में ले आया गया, लागू कर दिया गया है। विच एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड बाय द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो वक्फ एक्ट 1995 का जो था उसे अमेंड किया गया है 2025 में। लोकसभा में 2024 8 अगस्त 2024 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोड्यूस्ड बाय माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू। पार्लियामेंट के द्वारा अप्रैल 2025 में ये पास हुआ। आफ्टर प्रेसिडेंट्स असेंट बिकेम एन एक्ट। अब यहाँ वक्फ की बात हुई है तो यहाँ डिटेल थोड़ी सी दी गई है इसके बारे में। वक्फ क्या होता है? वक्फ प्रॉपर्टी है जो कि डेडिकेटेड होती है टू रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस इन इस्लाम। अभी 2025 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया है, इसका मेन पर्पस है टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट, रेगुलेट द वक्फ प्रॉपर्टी एंड टू सेटल रिलेटेड डिस्प्यूट्स। देयर आर 8.72 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज़ कवरिंग 38 लाख एकर्स एरिया। अब इस अमेंडमेंट के ज़रिए क्या क्या प्रोविजन इसमें डाले गए हैं, तो सेक्शन 40 जो है ओरिजिनल वक्फ एक्ट 1995 का, इसे हटा दिया गया है। इट गिव्स वक्फ बोर्ड अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ प्रॉपर्टी इज़ अ वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट। तो इसी वाले प्रोविज़न को हटा दिया गया सेक्शन 40 को। टेक्नोलॉजी एंड सेंट्रल पोर्टल में क्या ये सेटअप किया जाएगा, टेक्नोलॉजी एंड सेंट्रल पोर्टल को। फिर जो मुतावलीज़ होते हैं, ये कौन है? केयर टेकर, वक्फ के केयर टेकर होते हैं। दे मस्ट रजिस्टर प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑन द पोर्टल। ये पोर्टल जो बनाया जाएगा, इस पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी की डिटेल्स को रजिस्टर करना होगा इनको। फिर नेक्स्ट है, वक्फ बोर्ड इंक्लूड 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स एंड अमंग मुस्लिम मेंबर्स एटलीस्ट 2 मस्ट बी वुमेन। वक्फ बोर्ड में ये भी इंश्योर करना होगा कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हों और जो मुस्लिम मेंबर्स हों उन सभी में से एटलीस्ट 2 महिलाएं होनी चाहिए। फाइनेंशियल बिल्स आर गवर्न अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा है आर्टिकल 117, इसके अंतर्गत फाइनेंशियल बिल्स गवर्न होते हैं। रिसेंटली लोकसभा ने फाइनेंस बिल 2025 पास किया है। अब इसके की हाइलाइट्स क्या हैं?
6% डिजिटल टैक्स ऑन ऑनलाइन एड्स, इसे अबॉलिश कर दिया गया है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 50.65 लाख करोड़ रुपीज़ 2025-26 का। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोज किया गया 11.22 लाख करोड़ रुपीज़। गवर्नमेंट एम्स टू कलेक्ट 42.70 लाख करोड़ रुपीज़ फ्रॉम टैक्सेस। एस्टिमेटेड बोरोइंग है 14.01 लाख करोड़ रुपीज़। फिजिकल डेफिसिट टारगेट है 4.4% ऑफ जीडीपी, और जीडीपी एस्टिमेटेड फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 3,569.79 लाख करोड़ रुपीज़। ये सब कुछ चीज़ें हैं, हाइलाइट्स हैं फाइनेंस बिल 2025 की, जो कि लोकसभा के द्वारा पास किया गया। अब यहाँ फाइनेंशियल बिल की थोड़ी और बातें करें तो इट आउटलाइंस द गवर्नमेंट प्रपोज्ड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर। आने वाले साल में गवर्नमेंट की क्या फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होने वाली है, इसको ये प्रपोज करता है। दो तरह के फाइनेंशियल लेजिस्लेशन है हमारे संविधान में। पहला है मनी बिल्स, जो आर्टिकल 110 के तहत दिया गया है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, नीड प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन। राज्यसभा केवल इसके लिए सजेस्ट कर सकती है, अगर कुछ चेंज करना है तो रिजेक्ट नहीं कर सकती मनी बिल को। और स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड्स बिल इज अ मनी बिल और नॉट। फिर दूसरे तरीके का फाइनेंशियल लेजिस्लेशन है फाइनेंशियल बिल, जो आर्टिकल 117 में दिया गया है। ये दो तरह का मेंशन किया गया है। एक है फाइनेंशियल बिल 1, जो कि आर्टिकल 117(1) में दिया गया है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की। दूसरे तरीके का है फाइनेंशियल बिल टाइप 2। आर्टिकल 117(3) में इसको मेंशन किया गया है, और इसको दोनों ही हाउसेज में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। और प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन इसके लिए ज़रूरी नहीं है। राज्यसभा कैन रिजेक्ट और अमेंड फाइनेंशियल बिल्स। द ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 विल अमेंड विच एक्ट, ये अमेंड करेगा ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948 को। ठीक है, 1948 के एक्ट को अमेंड करने के लिए 2024 में बिल लेकर आया गया। इसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इंट्रोड्यूस किया। इसका एम है टू मॉडर्नाइज द लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इन इंडिया। What is the maximum imprisonment under the Immigration and Foreigners Bill 2025 for violations like overstaying visas? तो 5 साल है इसका मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 का एम क्या है? टू रेगुलेट द एंट्री, स्टे एंड एग्जिट ऑफ फॉरेन नेशनल्स इन इंडिया। पार्लियामेंट में इसे होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, और होम अफेयर्स मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं नित्यानंद राय, इन्होंने मेनली इसको इंट्रोड्यूस किया। This bill purposes to repeal the Passport Entry into India Act 1920, the Registration of Foreigners Act 1939, the Foreigners Act 1946 and the Immigration Carriers Liability Act 2000। इन्हें सबको रिपील करने के लिए प्रपोज किया गया इस बिल के अंदर। और ओवरस्टेइंग वीज़ा के जैसा कोई भी वायलेशन अगर पाया जाता है तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इसमें बताई गई है 5 साल की। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द न्यू इनकम टैक्स बिल टू रिप्लेस विच एक्ट, तो ये एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम मोदी अप्रूव्ड न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, और ये 6 दशक पुराना जो बिल था इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसे रिप्लेस करेगा। न्यू बिल्स एम टू सिंप्लीफाई, मॉडर्नाइज एंड स्ट्रीमलाइन इंडियाज टैक्स सिस्टम। Who resigned from the post of Vice President of India on 21 July 2025 due to health reasons। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जगदीप धनखड़, जिन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया है ड्यू टू हेल्थ रीजंस। 14th वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के। अब संवैधानिक प्रावधान देखें वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित, तो आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की बात की गई है। 64 में बोला गया है वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। आर्टिकल 66 कहता है इलेक्शन के बारे में। 67 में टर्म दिया गया है जो कि 5 साल है। 67A में रेजिग्नेशन प्रोसेस दी गई है वाइस प्रेसिडेंट की। हु इशूड अ सुओ मोटो डायरेक्टिव टू रिमूव स्ट्रे डॉग्स इन द नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली में बहुत इसके लिए हम देख रहे थे, बहुत प्रदर्शन हो रहे थे इसके खिलाफ। स्ट्रे डॉग्स को हटाने के लिए डायरेक्टिव्स दिए, सुओ मोटो डायरेक्टिव दिए गए थे, इशू किए गए थे दिल्ली के अंदर, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑन इट्स ओन मोशन, मतलब खुद से, किसी ने जाके शिकायत नहीं की सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान में लिया ये मुद्दा कि अच्छा स्ट्रे डॉग्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से
कई बार परेशानियां हो जाती हैं लोगों को, कुत्ते अगर काट लेते हैं स्ट्रे डॉग्स तो दिक्कत आ जाती है। कुछ मामलों में देखा गया है कि मृत्यु भी हो गई है बच्चों की या बूढ़ों की या लोगों की। तो खुद से संज्ञान में लेना कोई मामला होता है सुओ मोटो। इट अलाउज कोर्ट्स टू बिगिन लीगल प्रोसीडिंग्स बाय देमसेल्व्स विदाउट एनीवन कंप्लेनिंग। ठीक है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? पहला है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का, और ये जो आर्टिकल है ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ और सेफ्टी को। फिर है आर्टिकल 51 का ए सब सेक्शन जी, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू शो कंपैशन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स। और आर्टिकल 32 गिव्स सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। अब ये सारे यहाँ पर इस मामले में क्लैश हुए क्योंकि प्रदर्शन भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम मिक्स्ड ओपिनियन देखते हैं ना, कोई भी मुद्दा ऐसा आता है तो ओपिनियन मिक्स्ड ही होते हैं हमेशा। तो कुछ लोग जो प्रदर्शन के लिए उतरे स्ट्रे डॉग्स के लिए, वो आर्टिकल 51 का क्लॉज ए सब क्लॉज जी इसको फॉलो करते हुए प्रदर्शन के लिए गए। फिर राइट टू लाइफ और फंडामेंटल राइट भी हमारा प्रोटेक्ट करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, तो इसके लिए एक दूसरा ओपिनियन निकल कर आया सुप्रीम कोर्ट का, और जो प्रदर्शन कर रहे थे उनसे अलग जिनका ओपिनियन था वो भी निकल कर आया। तो ये सब कुछ यहाँ पर देखा हमने, मिक्स्ड ओपिनियन था इस बारे में। नेक्स्ट आते हैं, हु विल नाउ मैनेज द लाइसेंसिंग प्रोसेस ऑफ एविएशन पर्सनल एज पर द भारतीय वायुयान विधेयक बिल। इसका आंसर है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, DGCA। लाइसेंसिंग प्रोसेस को यही मैनेज करेंगे भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 के तहत। ठीक है, ये बोला गया है। पार्लियामेंट ने रिसेंटली इसे पास कर दिया है। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को रिप्लेस करके इसको लाया गया है। इस बिल के तहत नाउ लाइसेंसिंग प्रोसेस फॉर एविएशन पर्सनल विल बी मैनेज्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ये चीज़ देखता था लाइसेंसिंग प्रोसेस को। द रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024 मर्ज विच एक्ट इनटू द रेलवेज एक्ट 1989। तो 1989 के बिल में, एक्ट में, इंडियन रेलवेज एक्ट 1879 इसे भी मर्ज करके अभी रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024 का लाया गया है। लोकसभा ने इसको पास कर दिया है। इट प्रोवाइड्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसाइड द कंपोजिशन ऑफ द रेलवे बोर्ड इंक्लूडिंग नंबर ऑफ मेंबर्स, देयर टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड देयर क्वालिफिकेशंस। रेलवे मिनिस्टर हमारे हैं अश्विनी वैष्णव। अब हम आ गए हैं वीडियो के लास्ट में, और ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैंड अंडर द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। सबसे पहले ही हमने एक क्वेश्चन देखा था, तो आंसर बताइएगा कमेंट में। ऑप्शंस हैं ई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, एजुकेशनल गेम्स, ऑनलाइन मनी गेम्स या फिर सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।